नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और क्या है इस वक्त की बड़ी खबरें जिनके बारे में विस्तार से जानने समझने को लेकर आपके मन में जिज्ञासा है। क्या है इन खबरों के मायने, क्या है इनके पीछे का एजेंडा। आज की विशेष चर्चा में हम 3 बड़े राजनीतिक मुद्दों पर बहस करेंगे। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट से पहले सीएम ममता बनर्जी के 1 करोड़ नाम कटने वाले बयान पर सियासत गर्म है। इस पर होगी विस्तार से चर्चा। वहीं महाराष्ट्र की बात करेंगे, जहां राज्यसभा की 1 सीट ने महाविकास अघाड़ी की एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साथी दल आमने सामने हैं। और इधर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बेंगलुरु प्रवास को लेकर सवाल उठ रहे हैं। आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में है? होंगे कई अहम सवाल और जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हर सुधार, हर आवंटन, हर बदलाव विकसित भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम। पोस्ट बजट वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री, कहा आज देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर है सवार। पश्चिम बंगाल में एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट से पहले सियासी घमासान तेज। दोषी बीएलओज और अधिकारियों के खिलाफ एक्शन न लेने पर शुभेंदु अधिकारी ने चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। सीएम ममता बनर्जी के 1 करोड़ नाम कटने के दावे पर बड़ी हलचल। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 28 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट। भाजपा का कांग्रेस पर बड़ा हमला। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल पर उठाए सवाल। कहा इंदिरा गांधी के कार्यकाल में था सीआईए का प्रभाव। भाजपा ने कांग्रेस पर केजीबी से आर्थिक मदद लेने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र में राज्यसभा की 1 सीट पर 1 अनार 100 बीमार। महाविकास अघाड़ी में बड़ी खींचतान। शिवसेना, उद्धव गुट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार गुट आमने सामने। 1 सीट बनी गठबंधन की एकता और साख के लिए अग्नि परीक्षा। और पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच भीषण जंग। अफगानिस्तान के देर रात के हमले के बाद पाकिस्तान ने काबुल समेत कई शहरों पर किया हमला। दोनों देशों का एक दूसरे के कई सैनिकों को मार गिराने का दावा। तो सबसे पहले बात करेंगे पश्चिम बंगाल की सियासत की, जहां एसआईआर को लेकर चर्चाएं गर्म हैं। बंगाल में एसआईआर की फाइनल लिस्ट कल आने वाली है और एसआईआर के दूसरे फेज में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मतदाता सूची की फाइनल लिस्ट लगभग पूरी हो गई है। जिन 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की फाइनल लिस्ट आ गई है, उनमें मतदाताओं की संख्या 1 करोड़ 70 लाख से ज्यादा घट गई है। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि ये हटाए गए मतदाताओं और नए जोड़े गए योग्य मतदाताओं के अंतर के आधार पर यह कुल बदलाव है। कल पश्चिम बंगाल की भी फाइनल लिस्ट आने वाली है। खुद सीएम ममता बनर्जी 1 करोड़ से ज्यादा वोटर्स के नाम कटने का अनुमान लगा रही हैं। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के मुताबिक 7 करोड़ 80 लाख वोटर्स की फाइनल लिस्ट 3 श्रेणियों में विभाजित होगी। पहला अप्रूव्ड, दूसरा डिलीटेड और तीसरा अंडर एडजुडिकेशन या अंडर कंसिडरेशन, यानी कि न्यायिक प्रतिवाद या सुनवाई में जो शामिल है वो तीसरी कैटेगरी है। इन श्रेणियों के अनुसार पश्चिम बंगाल के मतदाता घर बैठे ये जान सकेंगे कि उनका नाम वोटर लिस्ट में मान्य है, हटाया गया है या फैसले के इंतजार में है। उनके उस पर अभी एडजुडिकेशन हो रहा है या कंसिडरेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जुडिशियल ऑब्जर्वर्स की सुनवाई के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट अलग से निकाली जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर के दौरान संभावित 1 करोड़ 20 लाख से अधिक मतदाताओं के नाम हटाए जाने पर चिंता जताई है और इसे अनावश्यक कटौती वो कहती हैं। जबकि चुनाव आयोग ने कहा है कि यह प्रक्रिया वोटर लिस्ट को त्रुटि रहित बनाने के लिए या वोटर लिस्ट को शुद्ध करने के लिए किया गया है। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने 200 न्यायिक अधिकारियों की मांग की है, जिनमें 100 अधिकारी ओडिशा हाईकोर्ट और झारखंड हाईकोर्ट से होंगे। इन अधिकारियों को उन न्यायिक अधिकारियों की टीम में शामिल किया जाएगा जिन्हें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी श्रेणी में पहचाने गए मतदाताओं के दस्तावेजों की जांच करने और फैसला करने के लिए पहले से नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी की सुनवाई के मामले में
सिविल जजों को भी लगाने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर फिर भी न्यायिक अधिकारियों की कमी होती है तो पड़ोसी राज्यों से उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया जाए। अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में 2,89,00,000 लोगों के नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं थे, यानी कट गए थे, जबकि नो मैपिंग और लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में 3,26,00,000 लोगों को सुनवाई के लिए नोटिस मिला था, जिसमें बिना किसी हाय तौबा के लगभग 50% यानी करीब 1,66,00,000 लोगों की सुनवाई अब तक पूरी भी हो चुकी है अभियान चलाकर। जबकि 60 लाख से अधिक वोटर्स की लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी बंगाल में इतनी पेचीदा कैसे बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट को 200 से अधिक जुडिशियल ऑब्जर्वर्स लगाने पड़े हैं। तो इस पर भी जो लोग हैं वो जरूर सवाल उठा रहे हैं और सवाल पूछे भी जाएंगे कि अगर उत्तर प्रदेश में 3,26,00,000 लोगों को नोटिस मिली है, जिसमें से 50% का निपटारा भी कर दिया गया, तो पश्चिम बंगाल में तो 60 लाख लोग हैं, तो आखिर ये सवाल क्यों? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि एसआईआर के कारण राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया जा रहा है। प्रथम 58 लोग को 58 लाख निकाल दिया, उसको बाद छुपा छुपा के, जो पहले रूल्स ही नहीं था लॉजिस्टिक डिस्क्रिपेंसी नाम पे, 50 लाख नहीं वो 80 लाख होगा। अगर 20 लाख हम मत में की बीज पकड़े तो 1,20,00,000 लोगों का नाम बाद चल जाएगा। मैंने खुद जाके फाइट किया सुप्रीम कोर्ट में। और कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने कहा है कि 28 को फाइनल लिस्ट नहीं बल्कि लिस्ट अभी और आएगी, ये फाइनल लिस्ट नहीं होगी। टाइम में इलेक्शन जब तक डिक्लेयर नहीं हो, जब तक कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं हो रहा है, उस वक्त उपदी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लिस्ट को ऐड कर सकते, सप्लीमेंट्री लिस्ट दे सकता है। तो 20th हम लोग फाइनल बोल रहे हैं, क्यों नाम है मगर एक्चुअली ये फाइनल लिस्ट है नहीं। वहीं भाजपा के नेता दिलीप घोष ने कहा है कि एसआईआर लिस्ट 28 को जारी की जाएगी। एसआईआर लिस्ट 28 को निकलेगा। पूरा देश में एसआईआर हो गया, यहाँ नहीं हो रही है, सरकार नहीं दे रही है, लेकिन वो पूरा होना ही है किसी भी कीमत पर। कोर्ट ने भी जान गया इनका उद्देश्य को, चुनाव कमीशन भी देख रही है, इसलिए ये एक बड़ी चैलेंज है समय पर चुनाव लिस्ट घोषणा करना। तो दिलीप घोष कहते हैं कि ये चैलेंज तो है कि समय पर इसका घोषणा करना, लेकिन ये जरूर है कि एसआईआर पूरा किया जाएगा और पक्के तौर पर पूरा किया जाएगा। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि घुसपैठियों और उनकी मदद करने वाले लोगों पर आगे चलकर कार्रवाई होगी। यहाँ पर सिर्फ ममता बनर्जी छोटे मन के नहीं है, हर सूडान, सीरिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, सबसे बोले आ जाओ, सब आ जाओ, हमको वोट दो। तो अमित शाह जी जो बोले हैं, हर एक को चुन चुन के निकाला जाएगा बंगाल से। और जो लोग इसका पीछे है ना, जो लोग घुसाए हैं, आज जो लोग डॉक्यूमेंट बना दिए हैं घुसपैठियों को, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आप लोग को भी चुन चुन के कैसे शास्ति दिया जाता है ना, वो भी आप लोग अपेक्षा कीजिए। और इस पूरी खबर पर, इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ भास्कर सिन्हा रॉय, जो कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, तो तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। भास्कर सिन्हा रॉय, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़े हुए हैं कोलकाता से। सौरभ, और उसके साथ साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। सौरभ, सबसे पहले आपके पास आएंगे। ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है, क्या वहां पर चल रहा है, क्या अभी फिलहाल राजनीति है? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर बहुत तेज हो गया है, कल जो है ड्राफ्ट लिस्ट वो आनी है, क्या जानकारी देंगे आप हमको? निखिल जी देखिए, जो ड्राफ्ट लिस्ट आएगा उस ड्राफ्ट लिस्ट में 7 करोड़ 8 लाख यानी ड्राफ्ट लिस्ट में जो नाम था उन सबका नाम आएगा। कल वाला जो लिस्ट आएगा उसमें 7 करोड़ 8 लाख जो ड्राफ्ट लिस्ट में नाम थे उन सबका नाम रहेगा। लेकिन ट्विस्ट यही है कि नाम के पास जो छवि होगा उनके ऊपर एक सिलमोहर, एक धब्बा लगा होगा कि कौन डिलीटेड है, यानी
कौन कौन सुनवाई में नहीं आए थे और कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं दिए, उन लोगों को डिलीटेड के तहत रखा गया है, और कौन कौन अंडर एडजुडिकेशन है, अंडर एडजुडिकेटेड, उनके ऊपर स्टैंप लगा रहेगा। और आज सुबह का जो डेवलपमेंट है, आज सुप्रीम कोर्ट में राज्य फिर एक बार सुप्रीम कोर्ट गया था और उनका कहना था कि अभी जो ट्रेनिंग हो रहा है उस ट्रेनिंग में भी उनके पास जुडिशियल ऑफिसर्स को ये बताया जा रहा है ईसीआई की तरफ से कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स उनको देखने हैं। तो इन सारे जो सवाल जवाब हो रहा था तब तो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने साफ तरीके से कहा है, सीजीआई सूर्यकांत ने, कि छोटी मोटी बात को लेकर आप ऐसे ना आया करें, आप लोग छोटे मोटे बात को लेकर ऐसे ऐसे बहस ना करें। इट हैज टू बी एन एंड, इसका एक खात्मा होना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स के क्रेडिबिलिटी के लोग क्वेश्चन मत उठाइए। तो एक तरफ से राज्य को आज फटकार मिली है सुप्रीम कोर्ट में। राज्य जो कहना चाहता था कि जो डॉक्यूमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में जो डॉक्यूमेंट्स जुडिशियल ऑफिसर्स देख रहे हैं उनमें से वो बार बार चाहते हैं कि ये, इसका एक बैकग्राउंड भी है कि हाईकोर्ट में पिछले जब सुनवाई हुआ पिछले शुक्रवार को, उसके बाद से हाईकोर्ट ने जो 2 बैठक हुआ उसमें मनोज पंत हाजिर थे जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी थे, और उनके तरफ से उन्होंने कहा था कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ईसीआई क्यों मान्यता नहीं दे रहे थे। तो तब जाके ईसीआई का ये कहना था कि कौन कौन डॉक्यूमेंट्स को मान्यता देना है सुनवाई में वो सुप्रीम कोर्ट तय कर चुकी है और उसके बाहर हम जा नहीं सकते। तो अभी इस बात को क्यों उठाया जा रहा है? तो बाद में तो मनोज पंत उस बैठक में क्यों थे उसको लेकर बीजेपी ने सवाल उठाया। तो कल जो पता चल रहा है कि कल जो बैठक हुआ उसमें स्टेट के जो एक आमला थे, जो एक ऑफिसर्स थे, हाई लेवल ऑफिसर थे, उन्होंने सवाल उठाया कि यहाँ पे सुब्रत गुप्त क्या कर रहे हैं, यानी स्पेशल रोल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्त यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उसके जवाब में सीओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि सुब्रत गुप्ता बहुतों को जानकारी शायद नहीं है कि सुब्रत गुप्ता आर्टिकल 326 के तहत यहाँ पे है, वो स्पेशल रोल ऑब्जर्वर है। और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर कॉपी है उसमें साफ तरीके से लिखा है कि ईसीआई के सीनियर ऑफिसर को इसमें ये इस बैठक में रह सकते हैं। तो ईसीआई के सीनियर ऑफिसर के हिसाब से सुब्रत गुप्ता इस बैठक में है। तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात सही है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में मेंशन है, तो इसमें आपत्ति जताने की कोई बात नहीं। और रही बात जो सीएम ने जो परसों जो ब्रेकिंग न्यूज दिया कि 1 करोड़ 20 लाख नाम कटने वाले हैं, उसको लेकर भाई सीओ मनोज अग्रवाल से हमने सवाल पूछा था, तो उनका कहना है मेरे पास अब तक कोई फिगर नहीं है। जो 58 लाख एएसडी के फिगर कटे थे वही है। सुनवाई का फिगर 60,675 है, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक है विनोद जी, अब जबकि जुडिशियल ऑब्जर्वर्स वहां पहुंच गए हैं, तो ये क्या माना जाए कि जो जिस पर भी सियासत थी, राजनीति थी, या जो बोन ऑफ कंटेंशन था कि बेईमानी की जा रही है, लोगों की सुनी नहीं जा रही है, तो अब तो न्यायिक अधिकारी पहुंच गए हैं। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि अब ये मुद्दा खत्म हो गया है, या ये कहा जाए कि अब मुद्दा उठाने का कोई तर्क नहीं बचता है? निखिल, जिस मुद्दा के सवाल आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुद्दे को छीन लिया है। तो ममता बनर्जी के पास एसआईआर जो सबसे बड़ा मुद्दा वो बनाना चाहती थी, दरअसल वो मुद्दा ही छीन गया। अब आप देश के पहले एक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी होंगी जो एसआईआर की पैरवी करने के लिए खुद सुप्रीम कोर्ट में आई थी, दुनिया ने देखा उसे। जबकि आप ये देख लिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने खुद कहा था उनको पैरवी के समय में कि आपके बड़े बड़े वकील यहाँ हैं इस बात को अपनी पैरवी रखने के लिए। कपिल सिब्बल जैसे वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील हैं वहाँ पे, लेकिन ममता बनर्जी खुद आई थी, क्योंकि ममता बनर्जी को पता था कि ये एसआईआर में जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है उसका एक कंक्लूजन आएगा। और वो कंक्लूजन आएगा तो जो अभी आप ममता बनर्जी का पीसी दिखा रहे थे जिसमें वो 1.5 करोड़ की बात वो कह रही थी, उसमें साथ साथ ये भी जोड़ती थी कि मैंने ये सुप्रीम कोर्ट में इसकी पैरवी की थी जी, कि ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का करना ही चुनाव आयोग का बेकार का एक्सरसाइज है। तो मतलब वो ममता बनर्जी अपने उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को, अपने उस खास वर्ग के वोटर्स को ये बताने की कोशिश करती है कि वो है ना जी। तो ये वो है ना का जो ये मुद्दा था, उसको मुद्दा को सुप्रीम कोर्ट ने झटक दिया। और अब जब ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के सारे फाइल और सारे के सारे केसेस
खुद जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट जजेस से लेके और सिविल जज तक सुनवाई कर रहे हैं, तो अब ममता बनर्जी किस पे सवाल उठाएंगे? तो ये बड़ा सवाल है जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि 3.5 करोड़ जो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उत्तर प्रदेश में नोटिस आई, उसके लिए कहीं हाय तौबा मचा नहीं, लेकिन 60 लाख के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में ममता बनर्जी ऐसे मचा रही है जैसे लग रहा है कि सचमुच में एक बड़े बड़ का नाम चुनाव आयोग चुनाव से वोटर लिस्ट से नाम हटा रहा है। और खास करके कल जब वोटर लिस्ट का पहला ये फाइनल लिस्ट आ रहा है, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए, लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि इसके बाद और कई सप्लीमेंट्री लिस्ट आएंगे। जैसे जैसे जो जुडिशियल ऑब्जर्वर हैं वो सुनवाई करके प्रक्रिया को पूरा करेंगे, उनके पेपर की जांच करेंगे, वैसे वैसे सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आएगी। ठीक है, भास्कर सिन्हा रॉय, अब तो आपकी स्थितियां हमको लगता है कि जो कुछ भी विरोध था या जो कुछ भी था वो अब शांत हो गया। अब तो जुडिशियल ऑब्जर्वर्स हैं, अब चाहे 60 लाख नाम कटे, 1 करोड़ नाम कटे, उसको तो सही मानेंगे आप? या ना कटे, चुनाव कब है? फाइनल लिस्ट निकालने का बात जो कहे थे, ये फाइनल लिस्ट कहाँ हुआ? नहीं, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। अभी इसके बाद जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश भी है, मैं इस बात को क्लियर कर दूं क्योंकि कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन है लोगों को, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपनी बात को जारी रखिएगा कि ये दरअसल फाइनल लिस्ट कही जा रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एडिशनल लिस्ट है सप्लीमेंट्री, उसको भी दिया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्देश है जी। तो जिसको फाइनल लिस्ट कह रहे हैं आप लोग, वो फाइनल लिस्ट नहीं है। जिसको लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी कह रहे हैं, वो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है। देखिए, बात यह है कि हम लोग कहे थे कि चुनाव का पहले फाइनल लिस्ट नहीं निकाल पाएंगे इन लोग। इसका कारण ये इसीलिए बोला था कि इतना कम समय में नहीं कर पाएंगे। आज तो कह रहा है कि आप तो बहुत सारे लोग बहुत खुश होंगे कि अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को मतलब रहा कर दिया कोर्ट ने। हाँ, इसका क्या इंटेंशन है? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के इशारा पे चल रहा है। मेरा बात यह है, हम लोगों का बात यह है पहले कि एक भी बोनाफाइड वोटर का नाम नहीं काटना चाहिए। हम देखेंगे आज भी बाहर से जज को ला रहा है, ये ला रहा है, वो कर रहा है, लेकिन इतना कुछ करने का बाद भी कह नहीं पा रहा है कि नहीं, जिसका नाम हम लोग ने काटे हैं वो बोनाफाइड वोटर नहीं है। अगर आप लिस्ट बना रहे हैं, लिस्ट में एडजुडिकेटेड वाला भी रहेगा, जांच हो रहा है, इतना दिन क्या सो रहे थे? कैसे जांच किया? नोटिस नहीं पहुंचा, इसका नाम क्या काटेंगे नहीं काटेंगे, अभी तक ये नहीं कह सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि हमको चुनाव डिक्लेयर करने वाले हैं, मैंने सुना दिया कि सुना, तो चुनाव में जो वोट देना चाहते हैं वो बोनाफाइड वोटर होना चाहिए। तो बोनाफाइड वोटर जो है, अगर उनका नाम लिस्ट में नहीं रहेगा तो कैसे वोट डालेंगे? और उसके मतलब लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम से जिसका नाम काटा जा रहा है, उसको सुनवाई के लिए हाजिर होने का मौका कब मिलेगा? मेरा कहने का मतलब है कि आज कितना दिन लगेगा कि फाइनल लिस्ट, जिसको फाइनल लिस्ट कहा जाता है, जिसको फाइनल लिस्ट ऐसा नहीं है सप्लीमेंट्री लिस्ट कहा जाता है, जिस लिस्ट में सबका नाम रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा, तो वोट देने के लिए जो है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसी लिस्ट में जिसका नाम है देयर वोटर्स, रियल वोटर्स, तो ऐसा कहाँ है? फिर हमको जानना चाहिए कितने लोगों को नाम काट दिया, कौन रोहिंगा है, क्या है, नहीं है, बांग्लादेशी है। इतने सारे सवाल जो है, ये सवाल का जवाब हमें कब मिलेगा? ठीक है, ठीक है, दो बातें हैं भास्कर सिन्हा रॉय जी। जवाब वैसे आपको अनिरुद्ध प्रताप सिंह देंगे, लेकिन दो बातें मैं क्लियर करूं। एक तो अदालत ने ये नहीं कहा है कि चुनाव के बाद सप्लीमेंट्री लिस्ट दी जाएगी, इसलिए ये भ्रम मत फैलाइए कि सप्लीमेंट्री लिस्ट उसके बाद दी जाएगी। जो नाम बताया गया एजुकेशन के, सुनिए, अब सुनिए, जो एजुकेटेड जो लिस्ट है, यानी कि उनके नाम पर विचार हो रहा है और लोग आगे उस पर अपनी बात रख रहे हैं, उसकी भी सप्लीमेंट्री लिस्ट चुनाव से पहले आ जाएगी। थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, जरूर ये आ जाएगा, क्योंकि यही बात बार बार लोग कहा जा रहा है कि आप लोग केवल भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। अब आपने एक चीज और उठा दी है, नहीं, आपने एक चीज और उठा दी है कि न्यायिक अधिकारी बाहर से आ रहे हैं, है ना? तो आप लोगों को न्यायिक अधिकारियों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी प्रश्न चिन्ह है आपका, आप कुल मिलाकर यह कहना चाह रहे हैं। फिलहाल अनिरुद्ध प्रताप सिंह ये सवाल उठा रहे हैं, आपने सुना अभी भास्कर सिन्हा रॉय, इनका कहना है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो बाहर के होंगे, इसलिए उनको इस पर भरोसा नहीं लग रहा है। और ये भी ये कह रहे हैं कि अभी शायद वो जो लिस्ट है
उसकी स्थिति किसी ने क्लियर नहीं की है कि वो कब तक जारी होगी सप्लीमेंट्री लिस्ट, लेकिन इनका मानना है कि चुनाव हो जाने के बाद हो सकता जारी हो। निखिल जी, आपने मैं सुन रहा था कि टीएमसी के प्रवक्ता सेम वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि ममता बनर्जी जी बात करती हैं कि लोगों के बीच में एक भ्रम की स्थिति। पहले ये लोग क्या करते थे, एसआईआर का विरोध कर रहे थे, पता चला ममता जी ने जाके चुपके से फॉर्म भर के भेज दिया अपना, फिर उसके बाद कोर्ट में जाके बैठ गए कि इनके पास वकील थे, सारे लोग थे। सिंपल सी बात बताइए कि वहां पे अगर जुडिशियल लोग जा रहे हैं ठीक है, लेकिन जो कर्मचारी हैं वो किसके होंगे? बंगाल सरकार के होंगे ना, बाहर का तो कोई भी एम्प्लॉय नहीं होगा। जितने भी कर्मचारी नीचे के लेवल पे लग रहे हैं, चाहे बीएलओ हैं, सारे लोग तो बंगाल सरकार के। इसका मतलब इनको बंगालियों पर भी भरोसा नहीं है। तो ममता बनर्जी बिल्कुल कंफ्यूज है। और कंफ्यूज क्यों है? अनिरुद्ध जी आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा। अनिरुद्ध जी आपको थोड़ी देर के लिए रोकूंगा। यहाँ पे हम मनोज तिवारी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, उसको लाइव ले रहे हैं, उसके बाद हम वापस आपके पास आते हैं। मनोज तिवारी, बीजेपी नेता। सर्वोच्च अदालत ने भी जमानतें ठुकराई। सर्वोच्च अदालत ने एक सीएम के रूप में इनको फाइल साइन करने के लिए भी रोका। वो साक्ष्यों का ही प्रभाव था। और ये बात मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं कि आप सबने रिपोर्ट किया है, सबके पास रिपोर्ट है, साक्ष्य है कि इन्होंने शराब घोटाले में 173 फोन नष्ट किए। 173 फोन को नष्ट करना यह छोटा साक्ष्य नहीं होता है। और इसलिए आज अभी थोड़ी देर पहले सीबीआई का भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है आप सबके सामने। सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है। हम किसी अदालत पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि ये केस उच्च अदालत में जाएगा और दिल्ली को लूटने वाले, दिल्ली को कई तरह से लूटने वाले ऐसे शराब घोटालेबाज अरविंद केजरीवाल को सजा मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि सीबीआई उच्च अदालत में जा रही है और इनकी आदत रही है, ये तो बेल मिलने पर भी डांस करते हुए आते हैं। तो एक निचली अदालत के और ये कहते हुए कि हमें साक्ष्यों की कुछ कमी आ रही है, वो साक्ष्य सारे सीबीआई के पास हैं और वो साक्ष्य सारे उन सारी एजेंसियों के पास हैं। हमें पूरा विश्वास है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को उच्च अदालत में सजा मिलेगी। धन्यवाद। आपके कोई प्रश्न? तो आपने सुना, मनोज तिवारी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ निचली अदालत का ये फैसला आया है और इसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। साक्ष्य बहुत सारे हैं, अदालत ने उसको, जो निचली अदालत है उसने उसको ठीक से एड्रेस नहीं किया है या एड्रेस नहीं किया गया, उसको जमा नहीं किया गया, बताया नहीं गया, जो भी वजह रही है। उनका कहना है कि हाई कोर्ट में हम इसको एड्रेस करेंगे और उनका विश्वास है कि अभी भी ये मामला बंद नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो चर्चा हमारी जारी रहेगी पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर को लेकर सियासत है उस पर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदूषण रहित देवी बसों के जरिए राजधानी के हर कोने तक पहुंच बढ़ाने में जुटी है दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार। दिल्ली का हर सपना होगा साकार। 3400 ईवी बसें हम दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में जोड़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक बसें बढ़ा रही है अंतिम मील कनेक्टिविटी। महिलाओं के लिए पिंक सीटें होती हैं आरक्षित। पैनिक बटन और सीसीटीवी कैमरों से यात्रा होती है सुरक्षित। अच्छी है बस भी, बस की क्वालिटी सब कुछ अच्छा है। देवी बस की सर्विस भी बहुत बढ़िया है, सही सफर कर लेता हूँ मैं। पूरा होगा आसान सफर का वादा, प्रदूषण कम करने का इरादा। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। वीडियो कॉल, वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा
मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और हम चर्चा कर रहे हैं एसआईआर को लेकर। पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर के जिस तरह से सियासत चल रही है, या ये कहें कि सियासी घमासान मचा हुआ है, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी के अनिरुद्ध प्रताप सिंह अपनी बात रख रहे थे। अनिरुद्ध जी, आप जो कह रहे थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो पूरा एजेंडा है, या ये कहें कि जो पूरा नैरेटिव रखा जा रहा है टीएमसी की तरफ से, कैसे जनता के बीच में इसको लेकर जाएंगे, क्या बताएंगे आप लोग? देखिए निखिल जी, जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी या पूरी बंगाल की जनता ये जानती है कि ममता बनर्जी सिर्फ घुसपैठियों को बचाने के लिए सारा त्रिया चरित्र कर रही हैं। आप शुरू से देखिए, इनके क्रोनोलॉजी देखिए। पहले तो इन्होंने एसआईआर का विरोध किया, फिर उन्होंने जाके अपना खुद टप्प से फॉर्म भर लिया। आज ये कह रही है कि जुडिशियल ऑफिशियल पे भरोसा नहीं। अरे ज्यादातर जजेस तो आपके बंगाल के होंगे, और बीएलओ जो है वो बंगाल के लोग ही हैं, बाहर के लोग कोई नहीं कि दूसरे स्टेट से कोई बीएलओ जाएगा जो पेपर भरेगा, फॉर्म चेक करेगा। सारा लोग उन्होंने पहले भी किया, वही लोग आज भी कर रहे हैं। लेकिन इनको एक गुमराह करना, एक लोगों के बीच में अफवाह फैलाना, देखो कि अब घुसपैठियों का वोट कैसे बच जाए। सिर्फ इनका मूल एजेंडा सिर्फ एक ही एक है कि घुसपैठियों के वोट को, जिसके सहारे इनकी सरकार चल रही थी, इस सरकार को कैसे बचाया जाए। इनकी हताशा देखिए, और बार बार इनके पैंतड़ेबाजी, इनके बार बार बदलते हैं स्टेप। कभी एसआईआर का विरोध, फिर फॉर्म भरना, फिर खुद कोर्ट में चले जाना, फिर लोगों के बीच में कहेंगे नहीं सप्लीमेंट्री फॉर्म बाद में आएगा, ये बाद में आएगा, वो बाद में। अरे साहब, कम से कम कल लिस्ट को आ जाने दीजिए, आप चेक कर लीजिए। अगर कोई ऑथेंटिकेट व्यक्ति होगा और उसका वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा तो डंके की चोट पे भारत का नागरिक वोटर बनेगा, अगर गलती से कहीं उसका नाम छूट गया। लेकिन एक भी घुसपैठिए का नाम उसमें नहीं आएगा। ये ममता बनर्जी को, टीएमसी को कान खोल के सुन लेना चाहिए। ठीक है। भास्कर सिन्हा रॉय कह रहे हैं कि डंके की चोट पर जो भारत का नागरिक है वो वोटर रहेगा, लेकिन घुसपैठिया या जो भी वोटर नहीं है, या जो फेक वोटर्स हैं, वो वोटर्स नहीं हो पाएंगे इस बार। कितना विश्वास है आपको? महोदय को मैं, हाँ सुनिए, कृपया इस महोदय को मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि कितने घुसपैठिया अब तक मिला है। ये आंकड़ा है आपके पास? नहीं, अगर है तो जरा दीजिएगा। दूसरा बात ये है, वो तो इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि है क्या बीजेपी के? कारण आजकल तो बीजेपी के प्रतिनिधि और इलेक्शन कमीशन के प्रतिनिधि एक ही हो गए हैं। हमें ये कहने का मतलब है, इतने बार चुनाव हुआ है, आप इतना दिनों से क्या फर्जी वोटर को वोट देने के लिए देते थे? बिहार में कितना घुसपैठिया मिला था, आज भी नहीं मिला। लेकिन घुसपैठिया का नाम कह रहे हैं। हमें भी कहना है कि हम लोग भी नहीं चाहते हैं जो वोटर नहीं है, फर्जी है, उसका नाम निकाला जाए। लेकिन नाम निकालने के लिए आप जो नैरेटिव सामने खड़ा कर रहे हैं कि बांग्लादेशी, रोहिंग्या, घुसपैठिया, इनका तो आंकड़ा तो होगा। आपकी बात का जवाब ले लेते हैं, घुसपैठिए वाली बात का जवाब ले लेते हैं। है तो बताते। ठीक, घुसपैठिए वाली बात का जवाब ले लेते हैं। एक तो बात ये समझ लीजिए कि चुनाव आयोग किसी को नागरिकता देने लेने का काम नहीं करता। तो चुनाव आयोग ने, सुनिए इस बात को, सभी लोग, मुझे लगता है ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने कहा कि भाई अमुक लोग वोटर नहीं हैं या हैं। इससे उनका अगर वोटर है या नहीं है, वोटर अगर मान लीजिए उसने कह दिया कि भाई ये वोटर नहीं है, इसका मतलब वो घुसपैठिए हैं कि वो उड़ के आए हैं, कि बाहर के देश के हैं, कि कहां से हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। उसने सिर्फ कहा कि ये वोटर नहीं है। तो इसका आप ये भ्रम फैलाने की कोशिश मत करिए कि चुनाव आयोग ये तय करता है कि कौन घुसपैठिया है, कौन नहीं है। फिलहाल अनिरुद्ध प्रताप सिंह, इनकी बात का जवाब दीजिए। बिहार की बात किया इन्होंने, लगभग 4 लाख से ज्यादा लोग जो अनडाउटफुल सिटीजन्स थे उनको नोटिस गया। अभी दिसंबर में दिल्ली पुलिस ने 2200 से ज्यादा लोगों को डिटेन करके बाहर भेजा। लेकिन ममता बनर्जी और उनके पार्टी के लोगों को ये चीजें बार बार रास आती हैं कि भाई घुसपैठिया, भाई आप क्या चाहते हैं कि भारत का जो नागरिक हो ना हो वो भी वोटर बन जाए? अगर डंके की चोट पे मैं तो बोल रहा हूं कि भारत का जो नागरिक होगा उसे वोट करने का अधिकार मिलेगा, उसका वोटर लिस्ट में नाम रहेगा। अगर बाय द वे गलती से कहीं से नाम छूट गया तो उसका नाम जोड़ा जाएगा। एसआईआर का मतलब ही होता है डिलीशन, अपडेशन, अपग्रेडेशन, यही काम होता है। लेकिन ममता बनर्जी को इतना हताशा क्यों, इतनी कंफ्यूजन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि मुर्शिदाबाद की घटना लीजिए। मुर्शिदाबाद में 70 साल का व्यक्ति अपना जन्म प्रमाण पत्र सबमिट कर रहा था। 70 साल का व्यक्ति 2002 के वोटर एसआईआर में उसका नाम होगा तो उसको बर्थ सर्टिफिकेट देने की
क्या जरूरत है? बर्थ सर्टिफिकेट वही व्यक्ति दे रहा 70 साल का कि जिसको ऑथेंटिकेट ये लोग कह रहे हैं कि लोकल गवर्नमेंट कर रही है क्योंकि उसका नाम 2002 में नहीं था। तो 70 साल का व्यक्ति 2002 के एसआईआर में वो नहीं रहा होगा तो घुसपैठिया रहा होगा। ये सिंपल सी लॉजिक है, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि एसआईआर में नाम 70 साल के व्यक्ति का होगा ऑटोमेटिक उसको बर्थ सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर 70 साल का व्यक्ति मुर्शिदाबाद में बर्थ सर्टिफिकेट 1 लाख से ज्यादा लोगों ने जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा थी मुर्शिदाबाद के अंदर उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर दिया। भाई 40 साल के भी व्यक्ति का 2002 में एसआईआर में नाम था। ये लोग ऑथेंटिकेट करते हैं, अपने ऑफिसर्स को लगा के ऑथेंटिकेट करते हैं, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट इन्होंने बनाए हुए। तो यही डर है कि कहीं घुसपैठियों का नाम हट ना जाए। जी 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 विनोद मिश्रा जी, आपको लगता है कि दरअसल सारी लड़ाई इस बात की थी और सब ये लगता था कि जो राज्य की मशीनरी है उसका उपयोग करते हुए ये पूरी जो एसआईआर की व्यवस्था है इसको डीरेल कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गया इसलिए हसरतें पूरी नहीं होती दिख रही, क्या ऐसा लग रहा है आपको? लेकिन दादा ने बहुत शानदार सवाल किया है तो मुझे पहले उनका जवाब देना चाहिए कि दादा ऐसा क्यों होता है कि पूरे देश में, चाहे वो केरल में हो, तमिलनाडु में हो, चाहे वो बेंगलुरु में हो, चाहे वो मुंबई में हो, जहां भी बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े जाते हैं उसके आधार कार्ड मुर्शिदाबाद का होता है या आपके पश्चिम बंगाल का होता है। ऐसा क्यों होता है दादा? नंबर 1। नंबर 2 कि आप ये देखिए कि बिहार में, जो बिहार की आप बात कर रहे थे, 65 लाख लोगों का नाम हटा था फाइनल लिस्ट में। उस 65 लाख में सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने 65 नाम कभी दिया कि इन लोगों का नाम छूट गया है जो जेन्युइन थे? तो दादा ये काम आपका बचता है, उस 65 लाख में ढूंढ आइए कि कौन बांग्लादेशी है और कौन रोहिंग्या है। ये आपका काम है। 65 लाख नाम हटे और उसमें से किसी ने ये क्लेम नहीं किया, पर्सनल लेवल को छोड़ के पॉलिटिकल पार्टी ने, कि हमारे जो लोग हैं, हमारे बूथ के लोग हैं, उनके लोगों का नाम इसमें हटा दिया गया है। रही बात कि बंगाल क्यों पेचीदा है, तो बंगाल इसलिए पेचीदा है जो आप उसमें एक क्लेम करते हैं घुसपैठिया कौन, तो आप ये बताइए कि एक पिता के नाम पे अगर 400 बच्चे हैं, एक आप ये देखिए पिता और पुत्र के उम्र में जब उसके 4 साल का अंतर होता है, तो इतने लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो अभी पेपर सबमिट किए गए हैं, जो जजेज वहां आके उस चीज को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे, तो आप जिस फाइनल लिस्ट को और लिस्ट को चुनौती दे रहे थे, मैं उसी में आपको करेक्ट कर दूं दादा कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के मामले में भी कहा था कि नॉमिनेशन के फर्स्ट फेज नॉमिनेशन तक में अगर कोई करेक्शन आता है तब तक उसका नाम जुड़ेगा, और ये हुआ। 10 लाख से ज्यादा वोट बिहार में जुड़े। तो मैं आप लोगों को इस बात के लिस्ट आने से लोगों को भरमाइए नहीं कि ममता बनर्जी कहती है कि खून खराबा हो जाएगा। इन सब चीजों कराने की जरूरत नहीं है। लोगों को भरोसा है जो वोटर है उसका वोट पड़ेगा। ठीक है। एक सवाल मैं चाहता हूं सौरभ दत्ता को एक बार फिर से जोड़ने के लिए। सौरभ दत्ता, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, पब्लिक का क्या रिएक्शन है? जुडिशियल ऑफिसर्स जो हैं वो काम करना शुरू कर दिए हैं और 280 कल तक का जो रात का जो फिगर था, तो उसमें से 280 जजेस उन्होंने पोर्टल पे काम करना शुरू कर दिया है और बाकी 250 का एक है जो स्टेट से आएंगे, तो कुल मिलाकर 530 और इधर और 200 अगर उड़ीसा झारखंड से आ जाते हैं तो फिर और 200। लेकिन स्पीड अभी तक स्पीड नहीं पकड़ा क्योंकि जो गणित सीओ बिठा रहे हैं, जो हाई कोर्ट के जज ने, चीफ जस्टिस ने जो गणित बिठाया था कि अगर 250 भी एक दिन देखे तो 80 दिन लगेगा, तो उस हिसाब से 60,675 का अगर निष्पत्ति करना हो, 250 एप्लीकेशंस रोज एक जज देखे, तो इसके हिसाब से 1000 जज लगेंगे। लेकिन इसके लिए 250 हर दिन एक जज को देखना पड़ेगा। वो स्पीड अब तक उतना नहीं पकड़ा है, इतना ही हमारे पास खबर है। ठीक है, डैशबोर्ड आने के बाद और ज्यादा साफ होगा। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा निखिल जी कि जो ये लिस्ट कब आएगा, सप्लीमेंट्री लिस्ट कब आएगा, इसके बारे में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हर एक फेज वाइज, मानो कि मैं दमदम कॉन्स्टिट्यूएंसी का हूं, तो मेरे असेंबली का जो लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है उससे पहले 24 घंटे पहले लिस्ट आएगा। उनमें से जिन जिन का होगा सुनवाई, उनका नाम उस लिस्ट में रिजल्ट के साथ रहेगा। यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज, दमदम की दमदम, कैनिंग ईस्ट की कैनिंग ईस्ट, कोलकाता की कोलकाता, ऐसी तरह। ठीक है, ये बात भी आपने स्पष्ट कर दी। और एक बात और स्पष्ट है
कि 3 करोड़ 26 लाख नाम जो नोटिस है वो उत्तर प्रदेश में दिए गए। 50% से ज्यादा 1 करोड़ 66 लाख की सुनवाई पूरी हो चुकी है। अभियान चलाकर ये सुनवाई पूरी की जा रही है। उस तरह से कोई हाय तौबा लोगों के बीच में नहीं है। जिस तरह से अभी विनोद जी ने कहा 1 करोड़ 71 लाख लोगों के नाम 12 राज्यों में से कट गए हैं, कोई हाय तौबा नहीं है। पश्चिम बंगाल में हाय तौबा क्यों है, ये हंगामा क्यों है बरपा, ये आखिर पब्लिक भी देख रही है, समझ रही है, जान रही है। हम सभी लोगों का शुक्रिया करते हैं हमारे इस चर्चा में। अनिरुद्ध जी आपका, भास्कर जी आपका, विनोद जी और सौरभ आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जोड़ने के लिए। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की, क्योंकि अघाड़ी की एकता पर सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि सवाल दरअसल एक सीट का है, एक राज्यसभा सीट का है। महाराष्ट्र की सियासत में आजकल एक मुहावरा हर किसी की जुबान पर है, 1 अनार 100 बीमार। यह मुहावरा लोग महाविकास अघाड़ी के दलों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि राज्यसभा चुनाव में देश भर की 37 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होना है, लेकिन सबसे दिलचस्प मुकाबला महाराष्ट्र की 7 सीटों को लेकर बन गया है। एनडीए जहां 6 सीट जीतती हुई दिख रही है, जो आंकड़े हैं, जो नंबर्स हैं उसके हिसाब से, वहीं 1 सीट विपक्षी महाविकास अघाड़ी के लिए प्रतिष्ठा और एकजुटता दोनों की परीक्षा बन गई है। एमवीए में शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और कांग्रेस शामिल है। मौजूदा विधानसभा गणित के मुताबिक तीनों दलों के पास मिलकर इतनी ताकत है कि वे एक उम्मीदवार को जिता सकते हैं, 7 में से 1। लेकिन इसके लिए अतिरिक्त समर्थन की भी जरूरत होगी। ऐसे में सीट किसे मिले, यही सबसे बड़ा सवाल है और यही सबसे बड़ा संघर्ष है इन तीनों दलों का। हर आम और खास के अवसर पर अपनी एकजुटता के दावे करने वाले महाविकास अघाड़ी के दल अब राज्यसभा की 1 अदद सीट के लिए आपस में ही एक दूसरे को पटकनी देने के लिए तैयार दिखते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने विधायकों की संख्या के आधार पर राज्यसभा सीट पर अपने पार्टी का दावा ठोका है। पार्टी का तर्क है कि 2020 में उसने एनसीपी को समर्थन दिया था, इसलिए इस बार उसका हक बनता है। पार्टी की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्हें दोबारा भेजने की मांग उठ रही है। वहीं कुछ नेताओं का यह भी कहना है कि खुद उद्धव ठाकरे को भी राज्यसभा भेजा जा सकता है। तो दूसरी ओर शरद पवार की बात सुनिए। शरद पवार का राज्यसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है और एनसीपी, शरद पवार का जो गुट है, उन्हें दोबारा सदन में भेजने के पक्ष में है। उनकी बेटी और बारामती से सांसद सुप्रिया सुले ने साफ कहा है कि पार्टी और कार्यकर्ता चाहते हैं कि शरद पवार ही फिर से राज्यसभा जाएं। पार्टी नेताओं ने सहयोगी दलों से बातचीत के संकेत दिए हैं। दरअसल यही से जो सियासी उलझन है वो बढ़ जाती है। अगर सीट शरद पवार को दी जाती है तो शिवसेना यूबीटी को पीछे हटना पड़ेगा, और अगर शिवसेना को प्राथमिकता मिलती है तो शरद पवार की पार्टी में असंतोष की स्थिति बन सकती है। कांग्रेस फिलहाल अपने पत्ते नहीं खोल रही है, लेकिन वो भी अपनी रणनीति बना रही है। पार्टी नेतृत्व गठबंधन की व्यापक रणनीति और संभावित भविष्य के समीकरणों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहता है। कांग्रेस को एनसीपी के दोनों गुटों के संभावित समीकरणों को लेकर भी सतर्कता बरतनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस समर्थन के बदले विधान परिषद चुनावों में समायोजन चाहती है। तो इससे साफ है कि महाराष्ट्र की जो 1 सीट सिर्फ राज्यसभा चुनाव नहीं है, बल्कि महाविकास अघाड़ी के भीतर नेतृत्व, संतुलन और भविष्य की राजनीति का संकेत भी बनेगी। वैसे कहा तो यह भी जा रहा है कि महाविकास अघाड़ी के दल अगर एकजुट नहीं हुए और एकजुट होते हुए दिखे भी नहीं तो एनडीए कहीं 7वीं सीट के लिए भी प्रत्याशी ना दे दे, और अगर ऐसा हुआ तो एमवीए के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई हो सकती है। तो आप समझिए कि अगर एनडीए ने 7वीं सीट के लिए भी प्रत्याशी दे दिया तो शरद पवार या उद्धव ठाकरे, अगर कोई भी इसमें उम्मीदवार हुआ तो क्या वो चुनाव हार जाएगा? और अगर वो चुनाव हारते हैं तो ये किस तरह का एक, जिसको कहना चाहिए कि सियासी उलटफेर हो सकता है, ये वक्त की बात है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल एनसीपी के धनंजय मुंडा ने कहा है कि संसद के सभी सदस्य इस बात को तय करेंगे। ऐसा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी मेंबर ने वहीनी का जब वहां का रेजिग्नेशन होगा तो उसके बाद वो राज्यसभा खाली होने वाली थी और पार्थ पवार जी का नाम हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने सबने तय करके ही दिया। वो कोई उन्होंने इच्छा नहीं रखी थी कि वहां पे भी देखना जरूरी है, वहां पे भी काम है, और आज दादा नहीं है तो
उस कारण से पार्टी को और मजबूत करना, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूत करना, इसी कारण से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड ने यह निर्णय लिया। यह एक बात और जोड़ दूं कि कांग्रेस भी कह रही है कि हमको भी चुनाव लड़ना है। तो कांग्रेस ने भी अपने एक तरह से, जो मैंने कहा कि पत्ते साफ किए हैं, दरअसल गुणागणित और रणनीति सभी बैठा रहे हैं, लेकिन दावा तो तीनों ही पार्टियों ने कर दिया है। अब शिवसेना यूबीटी के जहीर ने कहा है कि मुझे बताइए कि महायुति से कौन लड़ेगा। मुझे बताइए महायुति के कैंडिडेट कौन रहेंगे, कितने सीटें लड़ेंगे वो लोग। तो मुझे लगता है दोनों जो पार्टी के जो लोग हैं वरिष्ठ जब बैठेंगे तो उसमें ये सब चीज़ों की चर्चा होगी और उसको अंतिम फॉर्म भरने की प्रक्रिया 27-28 को या कल या परसों या 2-3 दिन में इसमें सब स्पष्टीकरण आएगा। हमने जो हमारी बात रखी है पक्ष पार्टी की तरफ से रखी है, लेकिन जब 3 पार्टी के लोग साथ में आएंगे तो मुझे लगता है इसमें उचित निर्णय होगा और हमारे तरफ से जो हमारे नेता है वो उसको अंतिम प्रक्रिया को निर्णय लेने का काम करेंगे। तो शिवसेना यूबीटी के जो जहीर ने कहा कि ये बताइए कि महायुति से कौन लड़ेगा। दरअसल यही तो डर है कि महायुति भी कहीं 7वें सीट पर अपना प्रत्याशी न उतार दे। वहीं एनसीपी के शशिकांत ने कहा है कि शरद पवार से फाइनल बातचीत करके हम इसको तय करेंगे। तो अभी तक पवार साहब से बात नहीं की है, हम हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश करने के बाद जो कुछ यहाँ पे डिस्कस होगा उसके बाद उनके भी हाईकमांड है, प्रेसिडेंट है, उनके साथ वो लोग बात करेंगे, फिर हम लोग तय करेंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर सेलार जुड़े हुए हैं। शिशिर, आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे किस तरह से जो ये पूरी सियासत है महाविकास आघाड़ी की, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं, क्या रिएक्शंस है राजनीतिक कार्यकर्ताओं में और हसरतें अगर जिसको कहना चाहिए राज्यसभा सीट के लिए तीनों ही दलों की है, कितनी बड़ी चुनौती है कि आपस में ये सामंजस्य बैठा सकें? बिल्कुल, सबसे पहले निखिल आंकड़ों की हम बात करेंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में 7 राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र की अगर संख्या देखें विधानसभा की तो 288 सीट है, जिसमें अजीत पवार और शिवाजीराव कर्डिले के निधन के बाद अब ये संख्या जो है जो विधायक यहाँ पे वोट करेंगे वो संख्या होगी तकरीबन 286 के आसपास। हालांकि 286 में अगर देखा जाए महायुति की संख्या, महायुति के जो विधायक है उनकी संख्या अगर देखी जाए वो 232 है। ऐसे में जो 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं कि महायुति बड़े आसानी से ये 6 सीटें जीत सकती है। वही दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की अगर बात करें तो महाविकास आघाड़ी को तकरीबन 46 जो सीटें मिल रही है, जो कि काफी पर्याप्त है। अगर इसका गणित देखा जाए तो एक सीट के लिए अगर हम मोटी तौर पर देखा जाए तो 42 सीटें लगती है जितवाने के लिए। तो ऐसे में जो गणित है वो ये है कि महाविकास आघाड़ी संख्या के आधार पर 1 सीट निकाल सकती है और महायुति संख्या के आधार पर 6 सीट निकाल सकती है। लेकिन उसके आगे अभी गणित अगर हम देखेंगे तो ये राजनीतिक गणित है वो काफी सीधा नहीं होता है। उसके कारण पीछे अगर देखा जाए तो महाविकास आघाड़ी की बात करें तो तीनों पार्टियां जो है अलग अलग सुर इस वक्त आलापे हुए हैं। जहां तक बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस ने दावा स्पष्ट किया है। शिवसेना की बात करें तो शिवसेना यूपी की तरफ से उनका दावा भी स्पष्ट है। तो वही एनसीपी की अगर बात करें शरद पवार पार्टी की, तो वो कह रहे हैं कि इस बार जो है ये सीट उनको मिली जाए, चूंकि शरद पवार जो है उनको राज्यसभा भेजने का प्रयास एनसीपी यहां पर कर रही है। लेकिन अभी तक जो है शरद पवार से आधिकारिक तौर पर खुद एनसीपी के नेताओं ने बात नहीं की है, यह कहना है शशिकांत शिंदे का। इस बारे में वो चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर देखा जाए तो एनसीपी के जो नेता है वो फिर चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर कांग्रेस से इस वक्त बात कर रहे हैं। अब हम थोड़ा पीछे जाएंगे, 2022 की अगर बात करेंगे, हालांकि ये मांग आखिर क्यों उठ रही है। तो 2022 में जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त अगर देखा गया था तो कांग्रेस का ये कहना है कि उस वक्त एनसीपी ने जो हालांकि 1 सीट लेनी चाहिए थी, उन्होंने 2 सीट उस वक्त ले ली थी। और तब उस वक्त जो है जिस प्रकार से अगर देखा जाए राजनीतिक परिस्थिति महाराष्ट्र में थी, उस वक्त एनसीपी को 2 सीटें दी गई थी। ये कारण जो है कांग्रेस की तरफ से दिया गया है और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि इस बार जो है उनको 1 सीट मिले। लेकिन अगर एनसीपी अगर देखा जाए ये सीट छोड़ती है या सीट नहीं लड़ती है तो ऐसे में राज्यसभा में उनकी दावेदारी अगर देखा जाए पूरी तरह से निरस्त हो जाएगी। कोई उनका वहां पर अगर देखा जाए तो सांसद नहीं होगा, ये प्रमुख बात है। ऐसे में अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से तीनों पार्टियां, फिर कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, एक साथ आकर जो है किस प्रकार से नामों का चयन करते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो कई सारे नाम जो है महाविकास आघाड़ी की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। हालांकि महायुति की बात करेंगे तो महायुति में अगर देखा जाए तो 6 सीटों की हम बात कर रहे हैं। 6 नाम तकरीबन
जो इस वक्त सरफेस हो रहा है, हालांकि कोई आधिकारिक जानकारी इसके बारे में नहीं दी है, वो कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। जी, नाम सरफेस हो रहा है। एक और सवाल उठ रहा है शिशिर, एक सवाल बार बार ये पूछा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि 7वीं सीट पर जो जैसा कि आपने बताया, सारा गुणा गणित ये है कि भाई 6 सीट इनकी है, 7वीं सीट महाविकास आघाड़ी की है, लेकिन 7वीं सीट पर भी प्रत्याशी दे सकती है एनडीए। ऐसा हुआ भी है, बिल्कुल आप कह रहे हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि पिछले 2000 अगर देखा जाए 19 के बाद अगर देखा जाए, फिर चाहे वो राज्य में विधान परिषद के चुनाव हो या फिर राज्यसभा के चुनाव हो, कई बार जो है इस प्रकार से स्थिति होती दिखाई दी है और जिसमें महायुति को जो है एक कहीं ना कहीं एक वर्चस्व उनको मिला है। पिछली बार भी जब ऐसे प्रकार के चुनाव हुए थे तो महायुति द्वारा जो है एक सीट जो है क्रॉस वोटिंग के द्वारा उनको मिल गई थी। तो ऐसे में क्या ये प्रयास इस बार भी किए जाएंगे? क्या क्रॉस वोटिंग इस बार भी होगी? और क्रॉस वोटिंग होगी तो उसके पीछे का कारण क्या होगा? क्या तीनों पार्टियों की असहमति है, इस कारण क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी, ये भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसीलिए हालांकि एक सीट जरूर महाविकास आघाड़ी चुनकर ला सकती है, लेकिन अगर सहमति बनती है तो, अगर सहमति नहीं बनती तो जिस प्रकार से पिछली बार हुआ था, क्रॉस वोटिंग हुई थी और महायुति जो है वो सीट ले गई थी, क्या इस बार भी वही इतिहास दोहराएगी? देखना होगा। जी बिल्कुल, ये इतिहास देखना होगा, क्योंकि क्रॉस वोटिंग सियासत में होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और खासतौर पर महाराष्ट्र की जिस तरह से सियासत उलझी हुई है और जिस तरह से कम से कम जो 2 प्रमुख दल हैं, चाहे वो शिवसेना हो या एनसीपी हो, वो इसके पहले अपने यहाँ विभाजन झेल चुके हैं। तो ऐसे में ज़रूर डरे भी होंगे और ये सोच रहे होंगे कि किस तरह से ये नैया पार कराई जाए। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शिशिर सलार। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा होगी कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का स्वास्थ्य लाभ आखिर सियासी सवाल कैसे खड़ा कर रहा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और खबर पंजाब से, वहां की सियासत गर्म है क्योंकि मुख्यमंत्री भगवंत मान जो है वो बेंगलुरु में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। तो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठ रहे हैं। सवाल क्यों उठ रहे हैं कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल सहित उनके अन्य सहयोगियों के बरी होने के बड़े दिन पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान नदारद रहे, वरना वो हमेशा ऐसे अवसरों पर दिखाई देते हैं। तो खबर है कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के 1 सप्ताह बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान 7 दिनों के प्राकृतिक चिकित्सा उपचार के लिए बेंगलुरु रवाना हो गए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री को कमजोरी महसूस होने के बाद मोहाली के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। खबर है कि सीएम को 15 फरवरी को भर्ती कराया गया था। अगले दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुछ सरकारी कार्यक्रम में उसमें हिस्सा लिया, लेकिन उसी दिन दोबारा थकान महसूस होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब खबर है कि अब वे प्राकृतिक चिकित्सा के उपरांत होली के बाद ही पंजाब वापस लौटेंगे। मीडिया की खबरों की माने तो राज्य के मुख्यमंत्री के साथ साथ गृह विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों पर बेंगलुरु के अस्पताल से वो निपटारा करेंगे। कुछ पिछले महीने में भयंकर बाढ़ की चपेट में पंजाब के लाखों लोग प्रभावित थे, लेकिन उस समय भी सीएम भगवंत मान अधिकांश दिन अस्पताल में ही रहे। अब बड़ा सवाल यह है कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी ना होने पर आखिर सरकार चलाता कौन है? कांग्रेस पार्टी सीधा आरोप केजरीवाल पर लगाते हुए दिखाई दे रही है। तो कहा जा रहा है कि भाई वो है नहीं वहां पर, तो सरकार आखिर कौन चला रहा है? और कांग्रेस पार्टी है
वो तो सीधे कहती है कि केजरीवाल इसको चला रहे हैं। बीजेपी के नेता सुनील जाखड़ ने कहा है कि भगवंत मान नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं और गृह मंत्री भी वही हैं। उन्हें पुलिस द्वारा रणजीत सिंह के किए गए एनकाउंटर की स्वतंत्र जांच करवानी चाहिए। सत्यमेव जयते, लेट द ट्रूथ कम आउट। सब मेरा चैलेंज केजरीवाल साहब ਨੂੰ है भी आ केस एक एग्जांपल आज ही आर्डर करन, सब कहो भगवंत मान जी ने उतो बैठे नेचुरोपैथी कराई जाते भी आर्डर छो जी। एज ए होम मिनिस्टर यू शुड आस्क फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। उस इंक्वायरी के अंदर नॉर्मली कह देने जज तो कराओ, फलाने तो कराओ। इट शुड बी ए क्रेडिबल ट्रांसपेरेंट। यदि इंक्वायरी हुए, दुध का दुध, पानी का पानी सामने आवे साहब। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गुरमीत सिंह जालंधर से जुड़े हुए हैं। गुरमीत, सवाल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ये उठा रही है। दोनों का कहना है कि क्या प्रॉक्सी मुख्यमंत्री है कोई जो चला रहा है इसको, और उनका सीधा कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस वक्त पंजाब भी टैकल कर रहे हैं, पंजाब भी वही चला रहे हैं। देखिए निखिल, जिस तरह से आपने बताया कि मुख्यमंत्री जो हैं अब वो बेंगलुरु गए हुए हैं और बेंगलुरु में अपना ट्रीटमेंट करा रहे हैं, और इससे पहले वो अस्पताल में भर्ती रहे हैं। 15 फरवरी से 16 फरवरी को वो डिस्चार्ज हुए, प्रोग्राम अटेंड करते हैं रैली को, और फिर आकर अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, और फिर 19 फरवरी को डिस्चार्ज होते हैं। उससे पहले 2025 में सितंबर के महीने में वो अस्पताल में भर्ती हुए। उससे पहले भी अस्पताल में कुछ कई बार भर्ती हो चुके हैं, ऐसा पॉलिटिकल पार्टीज इल्जाम लगाती रही हैं। अब इस पूरे मैटर को लेकर दो तरह की थ्योरी पूरे पंजाब में जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चल रही है। एक थ्योरी यह है कि या तो मुख्यमंत्री को कोई बीमारी है, चीफ मिनिस्टर के ऑफिस को ऐसी कोई रिलीज निकालनी चाहिए कि मुख्यमंत्री को आखिर क्या हुआ है, वो बार बार अस्पताल में या नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट लेने के लिए या इस तरह क्यों जा रहे हैं, क्या उनके स्वास्थ्य से कोई बहुत ही सीरियस इशू है कोई ऐसा, तो मुख्यमंत्री के दफ्तर को बताना चाहिए। दूसरा जो सबसे अहम सवाल यहां पर राजनीतिक गलियारों में खड़ा हो रहा है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के अंदर बड़ी खींचतान चल रही है मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर। कुछ लोग मुख्यमंत्री को कुर्सी से हटाना चाहते हैं, बड़े स्तर पर लॉबिंग होती है, और जब लॉबिंग बहुत ज्यादा प्रेशर वाले लेवल पर आ जाती है तो मुख्यमंत्री अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं। अब जैसे आपसे कुछ देर पहले आपने ही कहा कि आज मुख्यमंत्री केजरीवाल, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनके लिए एक राहत वाली खबर आई तो मुख्यमंत्री पंजाब के फिर से नदारद हैं। तो ऐसे में यह सिचुएशन बार बार क्यों बन रही है? और 2025 में सितंबर के महीने में जब अरविंद केजरीवाल पंजाब में आए थे उस समय बाढ़ का समय था, तो बाढ़ के समय में ज्यादातर मुख्यमंत्री एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ था राहत कार्यों में। अरविंद केजरीवाल आए थे, उन्हें सुल्तानपुर लोधी जाना था, मुख्यमंत्री को उनके साथ जाना था, मगर मुख्यमंत्री उस समय भी अस्पताल में जाकर भर्ती हो गए और मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके साथ नहीं गए। तो ऐसे में कई तरह के सवाल है कि मुख्यमंत्री कई बार अरविंद केजरीवाल के साथ सवाल ये भी बार-बार खड़ा हो रहा है गुरमीत। एक बात दूसरी जी अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन एक सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बार बार ये कहा जा रहा है और ये हर तरह से आ रहा है, कांग्रेस बीजेपी ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल दरअसल उसको बैक डोर से ये चला रहे हैं और इस वजह से भी वो प्राकृतिक चिकित्सा की जरूरत पड़ जा रही बार बार भगवंत मान को। बिल्कुल बिल्कुल, ये सही, आप बिल्कुल सही तरीके से इसको अगर स्पष्ट तौर पर कहा जाए तो एक बैकडोर जो है वो एंट्री वो उस तरह से दी गई है। उसमें यह है कि अभी जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, उनके पास होम डिपार्टमेंट भी है जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है। आजकल इन दिनों में हर जगह पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का 7 दिन के लिए बाहर जाना अपने आप में चिंता का विषय है। अब कौन चला रहा है, कौन डिसीजन ले रहा है, सवाल है, बहुत बड़े सवाल है। लीगल एंड लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, विजिलेंस और भी कई जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मुख्यमंत्री के पास रहते हैं और मुख्यमंत्री को खुद बड़े स्तर पर डिसीजन लेने होते हैं। दूसरा यहां पर यह है, अभी रिसेंट एग्जांपल सामने आया, जिस तरह से मैंने बताया कि 16 तारीख को मुख्यमंत्री अस्पताल से डिस्चार्ज होकर 16 फरवरी को सीधा मोगा में एक रैली अटेंड करने के लिए गए, जिसे यह बताया गया कि वो आम आदमी पार्टी की रैली है। बड़े स्तर पर आम आदमी पार्टी के समर्थक वहां पहुंच रहे हैं, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे, मुख्यमंत्री भगवंत मान वहां पहुंचे, मगर एक अजीबोगरीब चीज वहां पर यह देखी गई कि डीजीपी गौरव यादव और इसके साथ ही चीफ सेक्रेटरी पंजाब के मंच से संबोधन कर रहे थे। अब मीडिया ने सवाल यह किया कि अगर यह आम आदमी पार्टी की रैली थी तो फिर वहां पर डीजीपी का क्या काम था और चीफ सेक्रेटरी का क्या काम था। बाद में सरकार को स्पष्टीकरण देना पड़ा कि यह एक सरकारी कार्यक्रम था। अब अगर यह सरकारी कार्यक्रम था तो फिर यहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, तो इसे लेकर
पंजाब की सरकार इस समय असमंजस कई की बार स्थिति ये में है। बड़ा एक अरविंद केजरीवाल जी। को कहीं ना कहीं फिट करने के लिए जी कोशिश की जाती है। जी, और ये जो सवाल आपने उठाया ये भी बिल्कुल मौजूद है कि आखिर अगर वो सरकारी कार्यक्रम था तो वहां पर अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे थे, और अगर ये सरकारी कार्यक्रम नहीं था तो डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी उसको कैसे एड्रेस कर रहे थे। बहुत शुक्रिया गुरमीत इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और सवाल तो जाहिर तौर पर यह पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ, जिस तरह से गुरमीत ने कहा कि यह बताया जाना चाहिए कि आखिर हमारे मुख्यमंत्री को हुआ क्या है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के बताया जाना चाहिए कि उनकी स्थिति अगर खराब है, तबीयत खराब है, क्या स्थिति है वो बताएं, अदरवाइज इस तरह के कयास जरूर लगते रहेंगे। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।